हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्मार्ट नॉलेज। प्यारे बच्चों, आज की जो वीडियो है उसमें हम डिस्कस करने वाले हैं कॉमन एनुअल स्कूल एग्जामिनेशन फॉर क्लास 8। सब्जेक्ट रहेगा सोशल साइंस। सो टाइम अलाउड 2.5 घंटे और मैक्सिमम मार्क्स आपके रहेंगे 60। वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा क्योंकि यहाँ पर आप कवर करने वाले हो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि आपके फाइनल एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहने वाले हैं। हिंदी मीडियम में वीडियो जो है ऑलरेडी अपलोड की जा चुकी है। अगर आप हिंदी मीडियम में देखना चाहते हो तो हिंदी मीडियम में आप प्लेलिस्ट का लिंक आपको मिल जाएगा वीडियो के एंड में, और बाकी सभी सब्जेक्ट के जो पेपर हैं उनका लिंक मिल जाएगा, तो वहाँ से आप देख सकते हो। इस वीडियो में हम इस पेपर को डिस्कस करेंगे इंग्लिश मीडियम में, ठीक है। सबसे पहले यहाँ पर जनरल इंस्ट्रक्शंस दी गई हैं। यहाँ से आप देख सकते हो कि पेपर में आपको एफ सेक्शन मिलेंगे और इसमें आपके 1 मार्क क्वेश्चन, 2 मार्क, 3 मार्क, 5 मार्क्स और लास्ट में आपके 4 मार्क्स एंड मैप बेस्ड क्वेश्चंस आपको देखने को मिलने वाले हैं। सो नाउ लेट्स स्टार्ट। सेक्शन ए दिया गया है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 1 to 15 जो है ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस रहेंगे एंड यू हैव टू चूज द करेक्ट ऑप्शन। हु अमंग द फॉलोइंग वाज फेमस एज शेर मैसूर। शेर मैसूर के नाम से कौन फेमस है? टीपू सुल्तान जो है उनको शेर मैसूर के नाम से जाना जाता है। Next is Samir is a 12-year-old boy. He is working in a chemical factory. Identify which of his fundamental right is violated. कौन सा फंडामेंटल राइट वायलेट हो रहा है उसको केमिकल फैक्ट्री में काम करना पड़ रहा है। केवल 12 साल का बच्चा है तो राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, उसका शोषण हो रहा है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ कॉमन प्रॉपर्टी। कॉमन प्रॉपर्टी का एग्जाम्पल क्या रहेगा? पब्लिक पार्ट जो है पार्क, वो एक कॉमन प्रॉपर्टी रहेगी। हाउ मेनी मेंबर्स आर इलेक्टेड इन द राज्यसभा। राज्यसभा में कितने इलेक्टेड मेंबर्स होते हैं? दे आर 233, 233 जो है इलेक्टेड दे आर इन द राज्यसभा। आइडेंटिफाई द करेक्ट मैच। तो इसमें देखिए रानी लक्ष्मीबाई जम्मू कश्मीर है, रानी अवंतीबाई लोधी राजगढ़, इसमें ये करेक्ट मैच हो जाएगा। बी विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। 6th, on the basis of given features identify the crop from the options given below. फीचर्स रहेंगे इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड द गोल्डन फाइबर एंड इंडिया एंड बांग्लादेश आर इट्स लीडिंग प्रोड्यूसर्स। तो गोल्डन फाइबर नाम से ही आपको याद हो जाना चाहिए, गोल्डन फाइबर जो है वो जूट को कहा जाता है, तो जूट इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 7 है। टैगोर आइडियाज ऑफ एजुकेशन वाज दैट स्कूल शुड बी प्लेस वेयर द चाइल्ड आर हैप्पी, वेयर दे कुड बी फ्री एंड क्रिएटिव। तो स्कूल जो है ऐसा होना चाहिए जहाँ बच्चे खुश रह सकें, फ्री हों, क्रिएटिव हों। द एग्जिस्टिंग स्कूल्स आर किलिंग द नेचुरल डिज़ायर ऑफ द चाइल्ड टू बी क्रिएटिव, हर सेंस ऑफ वंडर। ठीक है, तो जो एग्जिस्टिंग स्कूल हैं वो बच्चे की जो डिज़ायर है, सीखने की इच्छा है, क्रिएटिविटी है, उसको ख़त्म कर रहे हैं, ऐसा उनका मानना था। मेंशन द टाइप ऑफ एजुकेशनल सिस्टम फ्रॉम द गिवन ऑप्शन विच इज़ एडुकेटेड थ्रू द व्यूज़। तो जो व्यूज़ ऊपर दिए गए हैं उसके अकॉर्डिंग स्कूल जो है वो कैसे होने चाहिए। तो फर्स्ट, स्कूल दैट आर फ्री फ्रॉम फियर एंड इमेजनरी स्कूल, क्रिएटिव स्कूल। तो इसका आंसर क्या रहेगा? फर्स्ट एंड सेकेंड। तो बी विल बी द राइट आंसर। क्रिएटिव होने चाहिए और फ्री होने चाहिए फियर से। नेक्स्ट, हु इज़ द लीडर ऑफ द रूलिंग पार्टी इन द लोकसभा। लोकसभा की रूलिंग पार्टी का लीडर कौन होता है? प्राइम मिनिस्टर। व्हेन वाज बंगाल डिवाइडेड, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, 1905 में। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पब्लिक सेक्टर यूनिट। तो पब्लिक सेक्टर यूनिट जो है हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स क्या है? पब्लिक सेक्टर यूनिट है। उसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू इन रेफरेंस टू द इंडियन जुडिशरी। इंडियन जुडिशरी के रेफरेंस में कौन सी फॉलोइंग जो स्टेटमेंट है वो ट्रू है? तो इंडियन जुडिशरी जो है वो है इंडिपेंडेंट। इंडियन जुडिशरी इज़ इंडिपेंडेंट, तो ये जो है ट्रू हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, व्हाट इज़ बर्थ रेट। बर्थ रेट क्या है? द नंबर ऑफ लाइफ बर्थ पर 1000 पीपल क्या कहलाएगा? बर्थ रेट कहलाता है। अगला क्वेश्चन रहेगा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट रिगार्डिंग द शेड्यूल कास्ट एंड द शेड्यूल ट्राइब एक्ट 1989। ठीक है, इसमें शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब से रिलेट जो है एक्ट 1989, इसके बारे में आपको करेक्ट स्टेटमेंट बतानी है। द एक्ट प्रिवेंट डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट पीपल बिलोंगिंग टू शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब्स, तो ये बिल्कुल ठीक है। दिस एक्ट इज़ न्यूट्रल ऑन डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब, न्यूट्रल बिल्कुल नहीं है। And this act considered committed against people belonging to scheduled caste and scheduled tribe as a special type of crime and also provide punishment for the accused। बिल्कुल ये punishment का प्रोविज़न देता है अगर शेड्यूल ट्राइब और शेड्यूल जो कास्ट है उनके साथ किसी भी तरह का डिस्क्रिमिनेशन होता है। तो फर्स्ट एंड थर्ड जो है इसमें ठीक हो जाएंगे, तो डी विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट देखिए, व्हाट आर द टोटल सैंक्शन पोस्ट ऑफ जजेस इन द सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट में टोटल सैंक्शन पोस्ट जो है वो कितनी है? दे आर 34। नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर 15 है। इन द क्वेश्चन गिवन बिलो देयर आर 2 स्टेटमेंट मार्क्ड एज असर्शन एंड रीजन, रीड द स्टेटमेंट एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन। असर्शन दिया गया है कंजर्वेशन ऑफ वाटर इज नेसेसरी, रीजन है अवेलेबिलिटी ऑफ पोर्टेबल वाटर इज वेरी लेस।
ठीक है, तो ऑप्शन क्या है, दोनों ही इसमें ठीक हैं एंड ये इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी दिया गया है, तो ए विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन दिया, नेक्स्ट क्वेश्चन है सेक्शन बी दिया गया है, वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। मेंशन एनी टू मेजर फॉर द कंजर्वेशन ऑफ वाटर, तो कंजर्वेशन ऑफ वाटर कैसे कर सकते हैं। सो आंसर रहेगा ग्रोइंग फॉरेस्ट एंड अदर वेजिटेशन, ठीक है, एंड यूजिंग स्प्रिंकल्स फॉर इरीगेशन, यानी इरीगेशन के लिए स्प्रिंकलर जो मॉडर्न मेथड है उसका यूज़ करके, ताकि पानी की वेस्टेज कम से कम हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेंशन एनी टू मेजर फॉर द कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट, फॉरेस्ट को कंजर्व कैसे किया जा सकता है। तो फॉरेस्ट को कंजर्व हम एफॉरेस्टेशन यानी प्लांटिंग मोर एंड मोर ट्रीज टू रिस्टोर एंड एक्सपेंड फॉरेस्ट कवर, ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगा के, एंड प्रिवेंशन ऑफ इलीगल एक्टिविटीज़, और जो फॉरेस्ट में इलीगल एक्टिविटीज़ होती हैं जो उनको बिना परमिशन के काटा जाता है, ठीक है, उस तरह की जो एक्टिविटीज़ हैं उन पर रोक लगाकर, तो स्ट्रिक्ट एनफोर्समेंट ऑफ लॉज टू प्रिवेंट इलीगल लॉगिंग, पोचिंग एंड फोर्स्ड एनक्रोचमेंट, ठीक है, तो ये आप लिख सकते हो। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन है डिस्क्राइब द फार रीचिंग इफेक्ट ऑफ द बैटल ऑफ प्लासी, बैटल ऑफ प्लासी की जो है इसके फार रीचिंग इफेक्ट क्या थे, ये आपको बताना है। द कंपनी फर्स्ट मेजर विक्ट्री, तो ये कंपनी की फर्स्ट मेजर विक्ट्री थी। एंड इंक्रीजिंग बेनिफिट फॉर द कंपनी ड्यू टू राइजिंग इन्फ्लुएंस इन बंगाल, इससे जो बंगाल है उसके अंदर ब्रिटिश कंपनी का इन्फ्लुएंस बहुत ज़्यादा बढ़ गया, वहाँ से फिर उन्होंने जो है दीवानी जो है वो लेना शुरू कर दिया था, और काफ़ी जो फाइनेंशियल हेल्प है वो भी उनको मिलने लगी थी। तो ये सब बैटल ऑफ प्लासी के क्या थे, इफेक्ट थे। नेक्स्ट देखिए हाउ आर फंडामेंटल राइट हेल्पफुल इन टैकलिंग मार्जिनलाइजेशन, मार्जिनलाइजेशन में कैसे फंडामेंटल राइट्स जो है वो हेल्पफुल होते हैं। सो आर्टिकल 15 जो है प्रोहिबिट डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट एनी सिटीजन ऑन द ग्राउंड ऑफ रिलीजन, कास्ट, जेंडर और प्लेस और वर्थ, तो आर्टिकल 15 कहता है कि किसी भी व्यक्ति के साथ डिस्क्रिमिनेट नहीं किया जा सकता रिलीजन, कास्ट आदि के बेस पर। और आर्टिकल 17 एबोलिश करता है अनटचेबिलिटी को, बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, दोनों दोनों के दोनों आपको याद होने चाहिए। नेक्स्ट देखिए अगला है मेंशन द व्यूज़ ऑफ महात्मा गांधी इन रेफरेंस टू द एजुकेशन सिस्टम इन इंडिया, इंडिया में एजुकेशन सिस्टम पे महात्मा गांधी के जो व्यूज़ हैं वो आपको यहाँ पर बताने हैं, कोई भी दो व्यूज़ आप लिख सकते हो। सो डिस्करेजिंग ओरिएंटल इंस्टीट्यूशंस, तो महात्मा गांधी जी जो है उन्होंने जो ओरिएंटल इंस्टीट्यूशन थे उसके उसके ऊपर उसको एनकरेज नहीं करते थे। एजुकेशन शुड कनेक्ट द चाइल्ड विद देयर कल्चर एंड सोशल रियलिटी, उनका मानना था कि बच्चे को एजुकेशन जो है उसकी जो मदर टंग है उसी के अकॉर्डिंग प्रोवाइड करनी चाहिए, इंग्लिश जो लैंग्वेज थी उसके वो खिलाफ थे, ठीक है, उनका मानना था कि जो इंग्लिश लैंग्वेज है वो इंडियंस को स्लेव बना देगी इनका, ब्रिटिश का। एजुकेशन शुड बी लिंक टू प्रैक्टिकल नॉलेज, एथिक्स एंड फिजिकल लेबर, यानी जो एजुकेशन होनी चाहिए वो रोज़परक होनी चाहिए, मतलब रोज़गार के अकॉर्डिंग की जो स्किल्स बेस्ड होनी चाहिए, इस ये उनका मानना था। तो इनमें से कोई भी दो पॉइंट आप इसमें लिख सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए मेंशन द व्यूज़ ऑफ मैकाले इन रेफरेंस टू द एजुकेशन सिस्टम इन इंडिया, मैकाले के व्यूज़ जो है एजुकेशन इंडियन एजुकेशन सिस्टम पे क्या थे वो आपको बताने हैं। मैकाले के व्यूज़ का क्या थे एजुकेशन सिस्टम में, प्रमोशन ऑफ इंग्लिश एजुकेशन, मैकाले इंग्लिश को बहुत प्रमोट करते थे, उनका मानना था कि इंग्लिश से जो है जो इंडियंस हैं उनको एक तरह से स्लेव बनाया जा सकता है, या आप कह सकते हो कि वेस्टर्न जो एजुकेशन थी उसको उन्होंने बहुत ज़्यादा बढ़ावा दिया था। यूटिलिटेरियन अप्रोच, उनका मानना था कि जो 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 एजुकेशन है वो यूटिलिटी बेस्ड होनी चाहिए। ही बिलीव्ड दैट एजुकेशन शुड सर्व द कॉलोनियल एडमिनिस्ट्रेशन by producing clerk and officials who could assist the British government in ruling India effectively, कि जो एजुकेशन है वो ऐसी होनी चाहिए जिससे कि जो इंडियंस पीपल हैं उनको ब्रिटिश जो गवर्नमेंट है उसके एक तरह से उनके काम आए, ठीक है, उनको रूल करने में काम आए, इस तरह की एजुकेशन जो है वो होनी चाहिए, तो इसको कहेंगे हम यूटिलिटेरियन अप्रोच, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए सेक्शन सी दिया गया है, वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस। मेंशन द मेजर प्रोविजन ऑफ डोमेस्टिक वायलेंस इन एक्ट 2005, तो मेजर प्रोविजन डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट 2005 के क्या रहेंगे ये आपको बताना है।
सो मेजर प्रोविजन क्या थे? एक्सपेंडिंग द डेफिनेशन ऑफ डोमेस्टिक वुमेन लिविंग और हैविंग लिव्ड इन द सेम हाउस एज द परपेटर आर आल्सो इंक्लूडेड। मतलब कि जो व्यक्ति हिंसा कर रहा है, किसी दूसरी लेडी को मार पीट रहा है या उसके को साथ अच्छा बिहेव नहीं कर रहा है, तो उसके साथ जो अगर कोई और लेडी रहती है तो उसको भी दोषी माना जाएगा, ऐसा इस लॉ ने कहा था। रिकॉग्नाइजिंग वुमेन राइट टू वायलेंस फ्री फैमिली, ए सिविल लॉ प्रोवाइडिंग रिलीफ टू द मिलियंस ऑफ वुमेन, तो बहुत सारी वुमेन्स को इससे रिलीफ मिला था। वाइफ्स, मदर्स, डॉटर्स एंड सिस्टर्स दे हैव गेन्ड प्रोटेक्शन फ्रॉम वायलेंस एट होम, तो जो मदर्स, डॉटर एंड सिस्टर्स हैं उनको प्रोटेक्शन मिली घर में जो वायलेंस है उससे। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इवेलुएट द रीज़न फॉर द पार्टीशन ऑफ इंडिया। ठीक है, रीज़न क्या है पार्टीशन ऑफ इंडिया के? रीज़न क्या रहे उसके बारे में थोड़ा बताना है आपको। तो मुस्लिम लीग डिमांड फॉर इंडिपेंडेंट स्टेट इन द नॉर्थ वेस्ट एंड ईस्टर्न रीजन इन 1940, तो 1940 में जो है जो इंडिपेंडेंट स्टेट है उनकी मांग उठने लगी थी एंड मुस्लिम लीग उनकी डिमांड करने लगी थी। द सिचुएशन आफ्टर द 1937 प्रोविंशियल इलेक्शंस एंड द फेलियर ऑफ द कैबिनेट मिशन, कैबिनेट मिशन जो फेल हो गया था, तो ये सारे रीज़न रहे थे पार्टीशन के। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, और में दिया गया है डिस्क्राइब द व्यूज़ ऑफ महात्मा गांधी ऑन नॉन वायलेंस। नॉन वायलेंस पे महात्मा गांधी के व्यूज़ जो है वो क्या थे? आंसर रहेगा परफॉर्मिंग गुड डीड्स विदाउट एक्सपेक्टिंग एनी रिवॉर्ड लीड्स टू नॉन वायलेंस। तो नॉन वायलेंस में क्या है कि किसी भी तरह का की इच्छा नहीं होती है कि अगर हम ये अच्छा काम करेंगे तो सामने वाला हमें उसके बारे में रिवॉर्ड करेगा। ठीक है, केवल अच्छे कर्म करते जाना है, फल की चिंता नहीं करनी है। ये नॉन वायलेंस का एक बेसिक आप कह सकते हो रूल है। एब्सेंस ऑफ इल विल टुवर्ड्स एनीवन, किसी की तरफ भी गलत धारणा नहीं होती है। विलिंगनेस टू एंड्योर सफरिंग हैप्पीली फ्रॉम एनी इंडिविजुअल, कोई भी अगर आपको दुख दे तो उसको सहन करने की हिम्मत जो है वो होनी चाहिए, जो आजकल वैसे है नहीं। ठीक है, तो ये नॉन वायलेंस के प्रिंसिपल्स होते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, सेक्शन डी दिया गया है, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन है। वाई डज एनी कंट्री नीड अ कॉन्स्टिट्यूशन, राइट एनी 5 रीज़न। तो इंडिया को किसी भी कंट्री को कॉन्स्टिट्यूशन की नीड क्यों होती है, कोई भी 5 रीज़न आपको बताने हैं। तो इसमें रहेगा टू डिफाइन द पॉलिटिकल सिस्टम ऑफ द पार्टी। ठीक है, कंट्री का पॉलिटिकल सिस्टम उसको डिफाइन करने के लिए कॉन्स्टिट्यूशन होता है। टू प्रिवेंट मिसयूज ऑफ पावर, टू प्रोटेक्ट सिटीजन्स राइट, ठीक है, सिटीजन्स के राइट को प्रोटेक्ट करने के लिए। टू प्रिवेंट द टायरनी ऑफ द मेजोरिटी, टू सेफ गार्ड द नेशन फंडामेंटल स्ट्रक्चर फ्रॉम केओस। ठीक है, फंडामेंटल स्ट्रक्चर जो है उसको सेफ रखने के लिए और जो गवर्नमेंट है वो अच्छे से रन करे उसके लिए कॉन्स्टिट्यूशन ज़रूरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है, स्टील इज़ ऑफन कॉल्ड द बैकबोन ऑफ मॉडर्न इंडस्ट्रीज, गिव रीज़न। स्टील जो है उसको मॉडर्न इंडस्ट्री का बैकबोन कहा जाता है, इसका आंसर आपको बताना है। अब देखिए, जितनी भी आप चारों तरफ चीज़ें देखिए वो आयरन या स्टील से बनी हुई होती हैं मोस्टली, तो अगर उस चीज़ को आप अपनी लाइफ से निकाल दो तो सोचो लाइफ कैसी होगी। इसीलिए स्टील को बैकबोन कहा जाता है मॉडर्न इंडस्ट्री का। तो रीज़न हम दे देते हैं, almost all goods we consume are made of iron or steel and are manufacturing using tool and machines made up of these metals। तो जितनी भी चीज़ें हैं, मशीन्स हैं, टूल्स हैं, वो सब इससे बनी हैं। शिप, ट्रेन एंड ट्रक्स आर मोस्टली मेड ऑफ स्टील। ऑयल वेल्स आर ड्रिल्ड यूजिंग स्टील मशीन्स। ऑयल वेल्स जो है वो जो मशीन्स हैं, ड्रिल्स हैं, वो सब उसी के बने होते हैं। ऑयल फ्लो थ्रू पाइपलाइन मेड ऑफ स्टील। मिनरल आर माइंड यूजिंग स्टील इक्विपमेंट्स, जो खदानों में काम किया जाता है माइंस में, वो भी स्टील इक्विपमेंट होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, और में दिया गया है, ठीक है, और में यहाँ पे दिया गया है क्वेश्चन, डिस्क्राइब सम मेजर्स टू प्रिवेंट इंडस्ट्रियल डिजास्टर। इंडस्ट्रीज में जो भी डिजास्टर होते हैं तो उनका क्या मेजर्स रहेगा, कुछ कैसे उनको प्रिवेंट किया जा सकता है, ये बताना है। तो देखिए, रेजिडेंट्स नियर इंडस्ट्री शुड बी इन्फॉर्म्ड अबाउट द स्टोरेज एंड इफेक्ट ऑफ टॉक्सिक सब्सटेंस इन केस ऑफ एक्सीडेंट। पहला तो यही होता है कि जो भी इस तरह के फैक्ट्रीज होते हैं वो रेजिडेंशियल एरिया में ना हो, उनसे बाहर होने चाहिए। फिर दूसरा है कि अगर हैं भी तो वहाँ के रेजिडेंट को इन्फॉर्म किया जाना चाहिए कि कैसे टॉक्सिक सब्सटेंस जो है, अगर इस तरह के एक्सीडेंट होते हैं तो उनसे कैसे बचा जा सकता है। एडवांस फायर अलार्म होने चाहिए, फायर फाइटिंग सिस्टम शुड बी इम्प्लीमेंटेड। ठीक है, लिमिट्स ऑन द स्टोरेज कैपेसिटी ऑफ टॉक्सिक सब्सटेंस शुड बी सेट, तो लिमिट होनी चाहिए स्टोरेज कैपेसिटी की, जो भी टॉक्सिक सब्सटेंस हैं वो उनके ऊपर लिमिट होनी चाहिए स्टोरेज पे। नेक्स्ट है, पॉल्यूशन कंट्रोल मेजर्स इन इंडस्ट्री शुड बी अपग्रेडेड, तो पॉल्यूशन कंट्रोल मेजर जो है उनको अपग्रेड किया जाना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए,
अगला दिया गया है सेक्शन ई, केस बेस्ड क्वेश्चन रहेंगे। इसमें पैराग्राफ मिलेंगे, उनको पढ़ना है और फिर क्वेश्चंस के आंसर देने हैं। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन इसमें दिया गया है, रीड द पैराग्राफ गिवन बिलो एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। तो इसमें आपको दिया गया है डाइवर्सिटी के बारे में, कि डाइवर्सिटी को जो है हम हमेशा सेलिब्रेट नहीं करते। डाइवर्सिटी क्या है कि अलग अलग जो विविधता है हमारे देश में, बहुत ज़्यादा विविधता देखने को मिलती है, उसको हम डाइवर्सिटी कहते हैं। दिस इज़ बिकॉज वी फील सेफ एंड सिक्योर विद पीपल who look, talk, dress and think like us. Sometimes when we meet people who are very different from us, may them find strange and unfamiliar. कई बार होता है ना कि हम अपने जैसे लोगों से नहीं मिलते हैं तो हम उनको एज ए स्ट्रेंज बहुत हम अनईजी फील करते हैं, अच्छे से उनके साथ फैमिलियर नहीं हो पाते हैं। ठीक है, हम उनको समझ नहीं पाते हैं, और अगर समझते नहीं हैं तो उनके बारे में हम अपने आप ही एक ओपिनियन बना लेते हैं। हमारा एक अपना एटीट्यूड डेवलप हो जाता है कि हाँ ये लोग ऐसे होंगे, तो उसको प्रीजुडिस कहा जाता है। बिना सोचे समझे, बिना वास्तविकता के हमारा किसी के बारे में कोई निर्णय लेना, वो प्रीजुडिस कहलाता है। तो अब इसके क्वेश्चन आंसर करेंगे। पैराग्राफ को एक बार और अच्छे से आप पढ़ सकते हो। तो क्वेश्चन है, व्हाट इज़ प्रीजुडिस? प्रीजुडिस क्या है? ठीक है, तो यहाँ से इसका आंसर लिख देंगे, फॉर्मिंग प्री कंसीव्ड ओपिनियन अबाउट समवन एंड होल्डिंग ऑन टू देम इज प्रेजुडिस। अपने एक पहले एक ओपिनियन बना लेना किसी के बारे में और उसके ऊपर उसको जो है थोपना, वो क्या कहलाता है? प्रेजुडिस कहलाता है। नेक्स्ट देखिए, व्हाट कुड बी द रीज़न फॉर प्रेजुडिस? प्रेजुडिस का रीज़न क्या हो सकता है? आप इस पैराग्राफ में से भी आंसर दे सकते हो। ठीक है, तो प्रेजुडिस का रीज़न क्या है? नेगेटिव ओपिनियन ड्यू टू डिफरेंस अमंग पीपल। हाँ, जो पीपल में आपस में डिफरेंसेस होते हैं, तो एक नेगेटिव ओपिनियन जो हम बनाते हैं उसको हम प्रेजुडिस कहते हैं। ठीक है, वो रीज़न हो सकता है। क्वेश्चन थर्ड है इसमें, डाइवर्सिटी डज नॉट ऑलवेज लीड टू हैप्पीनेस, एग्जामिन द स्टेटमेंट। डाइवर्सिटी जो है हमेशा हैप्पीनेस कॉज नहीं करती है, इसका क्या रीज़न रहेगा? सो जजमेंट बेस्ड ऑन क्लोथिंग, वर्शिप मेथड और लाइफस्टाइल में कॉज सोशल डिवीज़न। तो जो हम क्लोथिंग, वर्शिप ये मेथड होते हैं, लाइफस्टाइल होता है, उसके बेस पे अगर हम सोशल डिवीज़न कर देते हैं तो उससे क्या होता है कि उससे जो है आपस में नेगेटिविटी आती है और हम चीज़ें बिना क्लियर करे उसके बारे में गलत धारणा बना लेते हैं। तो इसीलिए हमेशा ज़रूरी नहीं है कि वो हैप्पीनेस ही कॉज करती है। अगला क्वेश्चन है 11, रीड द पैराग्राफ गिवन बिलो एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। तो पीपल, प्लेस, थिंग, नेचर दैट सराउंडिंग एनी लिविंग ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड एनवायरनमेंट। तो ये जो है एनवायरनमेंट कहलाता है। फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर यहीं से हो जाएगा, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एनवायरनमेंट। नेक्स्ट देखिए, गिवन एग्जांपल ऑफ मैन मेड एनवायरनमेंट। तो मैन मेड एनवायरनमेंट कौन से एनवायरनमेंट होते हैं? जो ह्यूमन बीइंग अपनी सुविधा के अनुसार, अपनी ज़रूरत के अनुसार बनाता है, उसको हम मैन मेड एनवायरनमेंट कहते हैं। जैसे कि पार्क हो गया, पूल हो गए, है ना, स्कूल हो गया, ये सब मैन मेड एनवायरनमेंट में आते हैं। और नेचुरल में क्या आते हैं? नेचुरल में जो भी प्रकृति से चीज़ें मिली हैं उनको हम नेचुरल कहते हैं। नेचुरल में दो टाइप होंगी, बायोटिक और एबायोटिक। बायोटिक में प्लांट्स एंड एनिमल्स होते हैं। एबायोटिक में लाइक जो टेम्परेचर है, ठीक है, सॉयल है, ये सब आ जाएंगे। सो डिस्टिंग्विश बिटवीन द, अगला क्वेश्चन क्या है? गिवन, यहाँ से देख लेंगे, गिवन एग्जाम्पल ऑफ मैन मेड एनवायरनमेंट लाइक रोड, स्कूल, ब्रिजेज एंड अदर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिस्टिंग्विश बिटवीन द बायोटिक एंड एबायोटिक कंडीशन ऑफ नेचुरल एनवायरनमेंट। तो बायोटिक कंडीशन क्या है? इन द नेचुरल एनवायरनमेंट लिविंग कंपोनेंट इंक्लूड प्लांट्स, ह्यूमंस, एनिमल्स, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, वो आ जाएंगे। एंड वाइल नॉन लिविंग कंपोनेंट इंक्लूड सॉइल है, एयर, वाटर, ठीक है, माउंटेन्स एंड रॉक्स, ये आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12, रीड द पैराग्राफ गिवन बिलो एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। सो मुगल एम्पायर stated facing a variety of crises towards the closing years of the 17th century. These were caused by a number of factors. Emperor औरंगजेब, तो इसमें मैं आपको बता देती हूँ इसमें क्या दिया गया है। जो एम्परर थे औरंगजेब, उनके बाद उनके जो डिसेंडेंट्स थे, उत्तराधिकारी थे, वो बहुत वीक पड़ गए। और जो आप कह सकते हो कि उनके अंडर जो काम करते थे मनसबदार, गवर्नर, सूबेदार, उनकी पावर बहुत ज़्यादा हो गई, जिसकी वजह से वो अपने आप को एक तरह से बहुत ही डोमिनेट करने लगी। ठीक है, और जो औरंगजेब थे उन्होंने बहुत लंबे टाइम तक क्या था कि लड़ाई लड़ी थी, तो जिसकी वजह से उनके पास जो खजाना था वो खाली हो गया था। ठीक है, तो इस तरह की सिचुएशन यहाँ पर दिखाई गई है, तो एक बार इसको आप अच्छे से पढ़ लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसके अंदर जो क्वेश्चन दिए गए हैं,
वाई वॉज द एम्पायर फाइनेंशियल रिसोर्सेज ओवर स्पेंट ड्यूरिंग द रेन ऑफ मुगल एम्पर औरंगजेब। औरंगजेब के टाइम पे जो फाइनल रिसोर्सेज थे वो सब ख़त्म हो गए थे, क्यों? क्योंकि उन्होंने बहुत लंबी लड़ाई लड़ी थी। औरंगजेब प्रोलॉन्ग्ड डेक्कन कैंपेन, तो उन्होंने डेक्कन की जो है बहुत लंबी लड़ाई लड़ी थी कैंपेन, तो इसीलिए ख़त्म हो गए थे। नेक्स्ट देखिए, अगला है वाई डिड द एफिशिएंसी ऑफ द एम्पायर एडमिनिस्ट्रेशन बिगिन टू डिक्लाइन ड्यूरिंग द रेन ऑफ औरंगजेब सक्सेसर। औरंगजेब के सक्सेसर जो थे, उत्तराधिकारी थे, उनके टाइम पे एम्पायर वो बहुत ही ज़्यादा डिक्लाइन करना शुरू कर गया, क्यों? क्योंकि वीक सक्सेसर थे और पावरफुल नोबल्स थे जो उनके अंडर काम करने वाले थे, वो बहुत ज़्यादा पावरफुल हो चुके थे, जिसकी वजह से उन्होंने डोमिनेट करना शुरू कर दिया। नेक्स्ट देखिए, द मनसबदारी सिस्टम वाज वन ऑफ द मेन रीजन फॉर द डिक्लाइन ऑफ द मुगल एम्पायर। जो मनसबदारी थे उनकी वजह से ज़्यादा डिक्लाइन आया, क्यों? क्योंकि उन्होंने डोमिनेट करना शुरू कर दिया था। तो इसमें लिख देंगे, नोबल्स अपॉइंटेड एज गवर्नर ऑफन कंट्रोल्ड बोथ रेवेन्यू एंड मिलिट्री एडमिनिस्ट्रेशन, वीकनिंग सेंट्रल पावर। एज गवर्नर स्ट्रेंथन देयर कंट्रोल, रेवेन्यू इनफ्लो ऑफ द कैपिटल डिक्रीज। ठीक है, तो उन्होंने उस पर कंट्रोल कर लिया, जिसकी वजह से जो कैपिटल है वो डिक्रीज हो गई और जो सक्सेसर थे औरंगजेब के वो वीक होते चले गए। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 13। क्वेश्चन 13 में इसमें आपको बताया गया है कि जो स्टील है उसके कारखाने कहाँ कहाँ पर हैं और जो स्टील है वो क्यों ज़रूरी है। ठीक है, ये सब बताया गया है। तो स्टील के जो पहले 4 स्टेट में मेनली स्प्रेड हैं स्टील की जो इंडस्ट्रीज़ हैं, वेस्ट बंगाल, झारखंड, उड़ीसा एंड छत्तीसगढ़। ठीक है, भिलाई, दुर्गापुर, जमशेदपुर, राउरकेला, ये सब हैं। And there was before 1947 there was only one iron and steel plant in the country में केवल एक ही स्टील प्लांट था और उसका नाम क्या था? टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी लिमिटेड, टिस्को जिसको कहेंगे। इट वाज प्राइवेटली ऑन। ठीक है, आफ्टर डिपेंडेंस गवर्नमेंट ने इसको अपने कब्जे में ले लिया। एंड टिस्को वाज स्टार्टेड इन 1907 एट साक्षी नियर द कॉन्फ्लुएंस ऑफ द रिवर। लेटर ऑन साक्षी वाज रीनेम्ड एज जमशेदपुर। बाद में इसका नाम बदल कर क्या कर दिया गया? जमशेदपुर कर दिया गया। जियोग्राफिकली जमशेदपुर वाज मोस्ट कन्वीनियंटली सिचुएटेड आयरन एंड स्टील सेंटर इन द कंट्री। ठीक है, क्वेश्चंस रहेंगे, राइट द नेम ऑफ एनी वन स्टील फैक्ट्री एस्टेब्लिश्ड बिफोर इंडिया इंडिपेंडेंस। तो वन स्टील फैक्ट्री कौन सी थी बिफोर इंडिया? तो वो कौन सी थी? टिस्को थी, टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी। नेक्स्ट है, इन विच स्टेट ऑफ इंडिया इज जमशेदपुर स्टील प्रोड्यूसिंग सेंटर लोकेटेड। कहाँ पर, कौन से स्टेट है, कहाँ पर है जमशेदपुर? झारखंड में। एंड राइट एनी 2 फीचर ऑफ प्राइवेटली ओन्ड इंडस्ट्रीज। प्राइवेटली ओन इंडस्ट्रीज जो है उनके नाम लिखने हैं। टाटा आयरन स्टील कंपनी आ जाएगा, लिमिटेड लोकेटेड इन झारखंड। इन प्राइवेटली ओन इंडस्ट्रीज एसेट्स आर कंट्रोल्ड बाय इंडिविजुअल और ग्रुप्स। तो इंडिविजुअल और जो ग्रुप हैं पर्टिकुलर वही इसको कंट्रोल करते हैं। द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव इज प्रॉफिट मेकिंग। और मेन ऑब्जेक्टिव क्या होता है? केवल प्रॉफिट कमाना। ठीक है, सेक्शन एफ दिया गया है, मैप बेस्ड क्वेश्चन है। तो इसमें आपको पॉलिटिकल आउटलाइन मैप ऑफ इंडिया पे जो है इनको लोकेट करना है प्रॉपर। देखिए, दिल्ली, बरेली, कानपुर, लखनऊ, अलीगढ़, झांसी, ये दिया गया है, तो ये मैप आपको करना है। आगे जो क्वेश्चन दिया गया है विजुअली इम्पेयर्ड स्टूडेंट्स के लिए दिया गया है, तो इसमें से कोई भी जो है आप 5 अटैम्प्ट कर सकते हो। तो यहाँ से आप मैप कर लेंगे। इसमें देखिए, यहाँ पे ये वाला दिल्ली हो जाएगा, इधर यूपी में बरेली हो जाएगा, यहाँ पे ये अलीगढ़ हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर कानपुर होगा, इधर ये लखनऊ होगा और इधर रहेगा झांसी। तो ये जो पॉइंट्स हैं ये आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। केवल बहुत ही कम मैटर है आपका मैप का और 5 नंबर यहाँ से बिल्कुल आपके श्योर हो जाते हैं, तो ये ज़रूर करके कीजिएगा। सो ये था कंप्लीट पेपर। आई होप सभी बच्चों को क्वेश्चंस क्लियर हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को ज़रूर से लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को कीजिएगा सब्सक्राइब। सो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय एंड हैव अ नाइस डे।